पिछले वीडियो में हमने वेक्टर्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर किसे कहते हैं, एक गुड वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मॉड्यूल्स क्या है, क्लोनिंग और एक्सपेंशन वेक्टर किसे कहते हैं, ई कोलाई कौन कौन से वेक्टर्स को सपोर्ट करता है, जिसमें से हमने प्लाज्मिड को स्टडी किया था और देखा स्ट्रिंजेंट और रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन क्या होता है, और एक प्लाज्मिड वेक्टर PBr322 को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम एक दूसरे प्लाज्मिड वेक्टर PUC से शुरुआत करेंगे। PUC में P से तात्पर्य प्लाज्मिड, U से यूनिवर्सिटी और C से कैलिफोर्निया है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया था, इसलिए इसे PUC नाम दिया गया है। यह PBr322 जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसी से ही ड्राइव हुआ है। इसमें PBr322 का ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसमें जो सेकंड मार्कर होता है वो ई कोलाई का लैक जेड अल्फा जीन होता है, जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम का अल्फा फ्रेगमेंट बनाता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम ग्लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करता है। जब हम PUC को एक ई कोलाई सेल जिसमें लैक जेड अल्फा जीन नहीं है में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो होस्ट जीनोम और प्लाज्मिड बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के डिफरेंट पार्ट्स को बनाते हैं और ये पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करके एक एक्टिव एंजाइम बनाते हैं और जो ग्लैक्टोज को हाइड्रोलाइसिस करता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एक्स जेल को भी हाइड्रोलेज करता है और ब्लू कलर बनाता है। जब एक एप्रोप्रिएट लैक जेड नेगेटिव ई कोलाई सेल को PUC से ट्रांसफॉर्म्ड करते हैं तो यह लैक जेड प्लस सेल की तरह बिहेव करती है और एक्स जेल पर ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाती है। लैक जेड अल्फा जीन के साथ ही एक पॉलीलिंकर अटैच रहता है, जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है। यह पॉलीलिंकर लैक जेड अल्फा के एक्सप्रेशन को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जब इसमें पॉलीलिंकर में DNA इंसर्ट को रख दिया जाता है तो यह लैक जेड अल्फा के एक्सप्रेशन को रोक देता है। जब हम एक DNA इंसर्ट को पॉलीलिंकर में रख देते हैं और इस प्रकार से एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर प्राप्त कर लेते हैं और इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को एक लैक जेड नेगेटिव ई कोलाई सेल में प्रवेश करवा करके ट्रांसफॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है, इनको नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग इस वेक्टर की प्रॉपर्टीज के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेल्स को एम्पिसिलिन पर ग्रो करते हैं मीडियम पर, तो जो सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ वो ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि उनमें PUC वेक्टर नहीं होता है जिसमें कि एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है। वो सेल्स जिनमें PUC वेक्टर होता है वो सरवाइव कर पाती है, क्योंकि उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है और इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलग कर लेते हैं। अगर ये अब इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को एक्स जेल मीडियम पर ग्रो करते हैं। अगर ये सेल्स वाइट कॉलोनीज बनाती है, जिसका तात्पर्य यह है कि इनमें लैक जेड अल्फा जो है वो जीन
कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें डीएनए इंसर्ट पॉलीलिंकर में होता है, जिसके कारण लेकजेड अल्फा अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता। इसलिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अल्फा फ्रेगमेंट नहीं बन पाता है और व्हाइट कॉलोनीज बनती है। अगर लेकजेड नेगेटिव ई कोलाई सेल में अनअल्टर्ड वेक्टर, यानी जिसमें डीएनए इंसर्ट नहीं होता, वो प्रवेश करता है, तो पीयूसी वेक्टर के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का अल्फा फ्रेगमेंट बनाया जाता है, जो होस्ट जीनोम के द्वारा बनाए गए अन्य सेगमेंट्स के साथ जुड़ करके एक एक्टिव एंजाइम बना देता है, और यह एक्टिव एंजाइम एक्स जेल पर ब्लू कलर बनाता है। इस प्रकार हम इस वेक्टर की प्रॉपर्टीज के कारण ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को अलग अलग पहचान सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स में भी वो सेल्स जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, उनको अलग कर सकते हैं उन सेल्स के से जो अनअल्टर्ड वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। सेकंड है बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। अधिकतर जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वे बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर देते हैं, जिसको वे इन्फेक्ट करते हैं। इन्हें लाइटिक फेज कहते हैं। जबकि कुछ फेज बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाते हैं और उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इन्हें प्रोफेज या टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। प्रोफेज बाद में बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग हो जाता है और लाइटिक साइकिल को फॉलो करता है। बहुत से बैक्टीरियोफेज को क्लोनिंग वेक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। स्पेशली ई कोलाई के फेज, लैम्डा फेज और M13 फेज को रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स के रूप में यूज किया जाता है। जब हम बैक्टीरियोफेज को वेक्टर के रूप में यूज करते हैं तो इसकी प्लाज्मिड की अपेक्षा दो एडवांटेज है। एक तो ये इनमें लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोनिंग कर सकते हैं, और इनका जो सिलेक्शन होता है वो प्लाज्मिड की अपेक्षा ज़्यादा इजी होता है। पहले हम लैम्डा फेज वेक्टर को डिटेल से स्टडी करेंगे। एक लैम्डा फेज जीनोम में, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जीन होते हैं, हेड और टेल प्रोटीन के लिए जीन होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जीन होते हैं, लाइसिस और लाइसोजेनी के लिए जीन होते हैं। इसके अलावा इसके दोनों 5' एंड पर सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोट्रूडिंग कोहेसिव एंड्स होते हैं, जो एक दूसरे के कप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रोट्रूडिंग एंड्स, ये लैम्डा जीनोम फेज हेड में तो लीनियर ही होता है, लेकिन जब यह ई कोलाई सेल में प्रवेश करता है तो इसके दोनों कोहेसिव एंड्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, जो रेप्लिकेशन के लिए इसेंशियल होता है। इन सील्ड कोहेसिव एंड्स को कोस साइट कहते हैं, जो फेज डीएनए को फेज हेड में पैकेजिंग के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि लैम्डा जीनोम में एक नॉन इसेंशियल सेगमेंट होता है, जो लाइसोजेनिक साइकिल के लिए जीन वाला होता है। इस नॉन इसेंशियल सेगमेंट को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा हटा दिया जाता है और इसकी जगह डीएनए इंसर्ट को
प्रवेश करवा दिया जाता है। इस प्रकार एक रिकॉम्बिनेंट लैम्डा वेक्टर बन जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट लैम्डा वेक्टर्स आपस में भी अनिलिंग कर लेते हैं और एंड टू एंड ज्वाइन हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कनकेटिमर कहते हैं। कुछ लैम्डा वेक्टर्स में ई कोलाई सेल का लैक जेड जीन और उसका ऑपरेटर और प्रमोटर भी प्रेजेंट होता है। इसलिए जो डीएनए इंसर्ट को हम इस लैक जेड जीन में इंसर्ट करवाते हैं, अगर अनएल्टर्ड वेक्टर रहता है और यह अनएल्टर्ड वेक्टर जब लैक जेड नेगेटिव ई कोलाई सेल में प्रवेश करता है तो यह वहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना सकता है, जिससे एक्स जेल पर ब्लू कलर की कॉलोनीज बनती है। अगर इस लैक जेड जीन में डीएनए इंसर्ट प्रवेश कर जाता है और जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बनता है, इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अगर हम लैक जेड नेगेटिव ई कोलाई सेल में प्रवेश करवाते हैं तो वहां पर जो प्लेक बनता है वो वाइट होता है, जबकि अनएल्टर्ड वेक्टर में वहां पर ब्लू प्लेक बनता है। सेकंड बैक्टीरियोफेज वेक्टर है फेज M13 वेक्टर। यह वेक्टर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपीज प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है, और इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कॉपीज को डीएनए सीक्वेंसिंग में काम में लेते हैं। यह वेक्टर ई कोलाई का फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज M13 से प्राप्त होता है। इसमें फेज पार्टिकल फेज हेड में लीनियर डीएनए पाया जाता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और जब यह होस्ट सेल में प्रवेश करता है तो वहां डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर रेप्लिकेटिव फॉर्म बनाता है। इस डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म को वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर काम नहीं कर पाते हैं। कोस्मिड वेक्टर्स। कोस्मिड वेक्टर्स प्लाज्मिड ही होते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर ही होते हैं जिनमें लैम्डा फेज की कोस साइट को इंसर्ट करवा दिया जाता है। जैसा कि डायग्राम में जो कोस्मिड वेक्टर दिखाई दे रहा है, यह प्लाज्मिड वेक्टर PBr322 से ही बनता है। इसमें PBr322 का ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो मार्कर जीन की तरह काम करते हैं। सेम वही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो PBr322 में होता है। इसके अलावा इसमें लैम्डा जीनोम की कोस साइट्स भी प्रेजेंट होती है। कोस्मिड जो है इनमें अधिक लॉन्ग डीएनए को हम क्लोन कर सकते हैं। ये कोस्मिड की कोस साइट्स के कारण कोस्मिड को फेज हेड में पैक किया जा सकता है। इस प्रकार जो कोस्मिड होते हैं ये होस्ट सेल को लैम्डा पार्टिकल की तरह इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जब ये होस्ट सेल में पहुंच जाते हैं तो ये वहां पर प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेशन करते हैं और उस सेल का लाइसिस नहीं करते हैं।
फेजमिड वेक्टर्स, ये वेक्टर्स लैम्डा जीनोम ही होते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, लाइटिक फंक्शन के लिए और कोहेसिव एंड्स सभी पार्ट्स लैम्डा जीनोम के ही होते हैं। इनका जो मिडल नॉन इसेंशियल सेगमेंट जो लाइसोजेनी के लिए होता है, उसे एक लीनियराइज्ड प्लाज्मिड जिसमें रेप्लिकेशन मॉड्यूल्स प्रेजेंट होता है के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और इस प्लाज्मिड की बहुत सारी जीन की बहुत सारी कॉपीज इसमें होती है, ताकि जब हम डीएनए इंसर्ट को इस जगह प्रवेश करवाते हैं तो कम से कम एक कॉपी जो है वो सुरक्षित रह जाती है। इस फेजमिड को भी हम फेज हेड में बंद कर सकते हैं और यह भी लैम्डा पार्टिकल की तरह ही होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। जब फेजमिड होस्ट सेल में प्रवेश कर जाता है तो अगर इसमें लाइसिस रिप्रेसर जीन होता है तो यह प्लाज्मिड की तरह मल्टीप्लाई करता है, और अगर इसमें लाइसिस रिप्रेसर जीन नहीं होता है तो यह फेज की तरह रेप्लिकेशन करता है। शटल वेक्टर, ये वेक्टर्स दो अलग अलग होस्ट सेल्स में वेक्टर्स रेप्लिकेट कर सके इस प्रकार के होते हैं, यानी यह वेक्टर दो अलग अलग होस्ट सेल में रेप्लिकेशन करने की क्षमता रखता है। ये दो होस्ट सेल्स प्रोकैरियोटिक हो सकती है या एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल्स हो सकती है। चूंकि इसमें वेक्टर को एक होस्ट सेल में क्लोन करने के बाद सीधे ही दूसरे होस्ट सेल में बिना किसी मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम शटल वेक्टर कहते हैं।